सर बेसिक जो थीम है, जो फ्रेस्को थीम है, वो राजपूती जो कल्चर है सर, जो मिडाइवल टाइम से चलता आ रहा है सर, वो बेसिक थीम रहती है सर। कल्चर पे ज्यादा रहता जी है। सर। तो वैसे इस तरह से हम दीवारों पे जो चित्रकारी कर देते हैं, ये कोई एस्थेटिक सेंस है या कोई इसका हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस भी होता है आपके ख्याल में? सर एस्थेटिक सेंस तो है ही, उसके अलावा सर हिस्टोरिक सिग्निफिकेंस ज़्यादा होता है सर, बिकॉज हमारे जो हमारा कल्चर, जो कस्टम्स, जो रिचुअल्स हमारे, जो जो युद्ध की जो गाथाएं जो हमारी हैं, जो आगे की जनरेशन्स को हम पास ऑन करना चाहते हैं सर, प्राइमरी पर्पज इन बिल्डिंग्स का, इन पेंटिंग्स का सर वो रहता है। जब बुक्स का चलन ज्यादा नहीं था। हाँ हाँ, तो उस टाइम यही एक तरीका था। यस। तो राजस्थान का जो इकोनॉमी है, वो कौन से सेक्टर ज्यादा इस इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करता है? सर राजस्थान की इकोनॉमी में सर मौजूदा समय में सर रिन्यूएबल एनर्जी है सर, बाड़मेर की जो रिफाइनरी है, एंड सर टूरिज्म को सर सेक्टर का दर्जा प्राप्त है राजस्थान में, जो कि जीडीपी में, राजस्थान की जीडीपी में अप्रोक्सीमेटली 14% कंट्रीब्यूट करता है सर। उसके अलावा सर जो मिनरल्स जो हैं सर, ये सब जो हैं। तो मोटे तौर पे क्या हम राजस्थान को इंडस्ट्रियलिस्ट स्टेट कहें या एग्रीकल्चर स्टेट? सर राजस्थान को उभरता हुआ इंडस्ट्रियल स्टेट कहना मेरे नज़र में सही रहेगा सर। प्राइमरीली सर इट इज़ अ एग्रीकल्चर स्टेट। हाँ, क्योंकि ज्यादातर लोग तो आज भी एग्रीकल्चर से ही जुड़े हुए जी हैं, सर। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। या तो वो जोतते हैं या वो वहां बतौर लेबर काम करते हैं, चाहे इकोनॉमी बेसिक इंडस्ट्री से ज्यादा आती है। यस। तो आप तो देहात से हैं और उसको बखूबी समझते भी हैं देहात को। वहाँ आजकल ये व्हीट राइस का भी चलन हो गया। इस जो ये व्हीट और राइस का एक पैटर्न आ गया है, ऐसा क्यों है? हालांकि आपके यहाँ पे बाजरा और मस्टर्ड भी बहुत होती है। जी सर। खरीफ में बाजरा और मस्टर्ड ये नेशनल वाइड सबसे आगे है राजस्थान। फिर भी आपके गंगानगर में जो उधर नहर निकली थी आज से करीब 40-50 साल पहले, तो व्हीट राइस क्या है? सर खासकर नदन राजस्थान में सर, इंदिरा गांधी कैनाल की वजह से और ग्रीन रिवॉल्यूशन की वजह से सर, और हरियाणा एंड पंजाब से प्रोक्सिमिटी की वजह से सर, वहाँ पे जो है व्हीट का एंड इम्पोर्टेंटली सर राइस का कल्चर जो है डेवलप हुआ सर। जिस क्षेत्र से मैं आता हूँ सर, वो अरावली के ईस्ट में पड़ता है सर। तो सर वो जो लार्जर गैंगेटिक बेल्ट है सर, उसके साथ प्रोक्सिमिटी रखता है सर, तो उसकी जो इन्वायरमेंटल कंडीशन है उस टाइप की है कि वहाँ पे वीट को भी ग्रो किया जा सकता है। वैसे तो आप डॉक्टर हो, फिर भी मैं ये जानना चाहूंगा कि आपने इस बात को कितना समझा कि डाइवर्सिफिकेशन क्यों नहीं हो रहा? लोग हमेशा जहां भी देखो वो व्हीट राइस की तरफ क्यों चले जाते हैं? सर हिस्टोरिकली हमारी फूड सिक्योरिटी के लिए जो है हमने सर व्हीट एंड राइस फॉर्मूला को अपनाया था सर। बट सर अब जो है, एंड सर ऑल्सो पब्लिक की, सॉरी, गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ हैं सर, वो जैसे सर एमएसपी है एक्सेट्रा, तो वो व्हीट एंड राइस को प्रमोट हिस्टोरिकली करती आई हैं। अभी सर पब्लिक की जो साइकी में है वो न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी की बजाय फूड सिक्योरिटी अभी भी हमारे साइकी में है, जिसको सर हमें चेंज करने की जरूरत है। अब हमें वो तो हमारी जरूरत है फूड सिक्योरिटी। जी सर। डेफिनेटली हमें व्हीट चाहिए, नहीं तो हमारे गोदाम खाली हो जाएंगे। फिर वो जो डिस्ट्रीब्यूशन का हमने सिस्टम बनाया था पीडीएस, वो वहां पे हम पूरा नहीं कर पाएंगे उसको। तो ये तो हमारी जरूरत है। मेरा प्रश्न ये है कि उस जरूरत से ज्यादा हम पैदा कर रहे हैं, तो क्या सरकार की नीति जिम्मेवार है या लोगों का आसानी से व्हीट और राइस पैदा करना जिम्मेवार है? सर मेरी नज़र में सर दोनों ही फैक्टर्स को कंट्रीब्यूट करते हैं सर। सर गवर्नमेंट पॉलिसीज भी, बट सर अभी गवर्नमेंट पॉलिसीज जो है वो श्री अन्न के अभी 23 क्रॉप्स का एमएसपी दे रहे हैं, व्हीट राइस का तो अकेले का नहीं दे रहे। फिर भी लोग व्हीट राइस पे क्यों खड़े हैं? सर इसमें सर डिमांड एंड सप्लाई दोनों जो फैक्टर्स हैं वो सर इसमें कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। मैं तो कह रहा हूँ कि व्हीट हमारे पास बहुत ज्यादा है, जरूरत से भी ज्यादा है, जी सर। फिर भी व्हीट को क्यों नहीं छोड़ रहे? सर अभी व्हीट के अलावा भी सर डाइवर्सिफिकेशन जो मिलेट्स का एंड अदर क्रॉप्स का जो है सर अभी प्रमोट किया जा रहा है। हमने मिलेट का ईयर भी मना लिया, लेकिन मिलेट का एरिया तो नहीं बढ़ा। आपके यहाँ बाजरा अगर मिलेट है, डेफिनेटली इट इज, और उसमें जितना एरिया तो उतना ही है, और उसका एमएसपी भी है। नहीं, ऐसा तो नहीं कि ये जो डाइवर्सिफिकेशन
तरीके से कि क्रॉप्स चाहे वो आपकी ऑयल सीड्स की है या पल्सेस की है, इनकी पैदावार पर एकड़ वीट और राइस से बहुत कम है और इनके लिए हमें हाइब्रिड वैरायटीज या टेक्नोलॉजी ब्रेक थ्रू मिल गया है। सर निसंदेह सर राइस एंड व्हीट पे टेक्नोलॉजी के लिए काफ़ी काम हुआ सर, उनके यील्ड पे काफ़ी काम हुआ। परंतु सर उनके यील्ड में भी सर सिचुएशन आ चुका है। एंड सर पल्सेस, ऑयल सीड्स एंड मिलेट्स की बात करें तो सर इनकी प्रोडक्टिविटी भी जो है एग्जैक्ट मैं डाटा नहीं बता पाऊंगा सर, परंतु इनकी प्रोडक्टिविटी भी अच्छी है सर। ठीक है, आप नहीं जानते क्योंकि आप मेडिको हो, इसमें आप थोड़ा सा इनटू करना, लिटरेचर देखना। हमारे यहाँ पल्सेस और ऑयल सीड्स पे ज़्यादा रिसर्च वर्क नहीं हुआ, वैरायटीज नहीं जो कि ब्रेक थ्रू हो गई। छोड़ के एक मस्टर्ड में जो 40% तक ऑयल सीड्स देती है, इसलिए मस्टर्ड का एरिया ज़्यादा बढ़ गया और मस्टर्ड फील्ड भी अच्छी है, बाकी तो दूसरी तो नहीं है। आज भी हम ऑयल सीड्स, एडिबल ऑयल सीड्स इंपोर्ट करना पड़ता है और पल्सेस में भी हम पीछे हैं। कारण ये भी है कि दालों की जितनी फसलें होती हैं वो बड़ी सुकुलेंट नरम, तो उसके ऊपर जो पेस्ट है और हमारा जो बीमारी का भी पैथोजन है वो बहुत जल्दी आता है। रेजिस्टेंट वैरायटी बहुत कम। इल्ड स्ट्रेन का जो जेनेटिकली जो इल्ड है वो पोटेंशियल भी कम है और बीमारियां भी ज्यादा आती हैं, तो फार्मर उसको प्रेफर नहीं करता। सो इसको जरा देखना है कि इनका वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल इनकी इल्ड कम क्यों है और ये एरिया क्यों नहीं बढ़ रहा। दिस इज अ चैलेंज। यस, जो एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री है उसके लिए बड़े चैलेंज है, बहुत स्कीम बनाई, सारी आईसीआर इसी पे काम करें, सभी एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री लाख कोशिश करी, फिर भी पीछे। चलो आप मेडिको हो तो जरा देखते हैं कि आपने ये जानते हुए भी आपने एंथ्रोपोलॉजी ले लिया। एंथ्रोपोलॉजी क्यों किया? सर जब मैंने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट की थी तो सर मैंने मेडिकल साइंस को और अदर सब्जेक्ट्स को भी सर एनालाइज किया था। तो सर मैंने पाया कि एंथ्रोपोलॉजी इज ए सब्जेक्ट सर जहाँ पे मैं ना केवल अपने मेडिकल साइंस का नॉलेज अप्लाई कर पाऊँ। तो क्वेश्चन है आपका जेनेटिक्स वाला, एक पोर्शन ही तो है जो काम आएगा, बाकी तो सारा नया है। सर एक्चुअली एंथ्रोपोलॉजी को सर मैंने पाया इट इज द होलिस्टिक स्टडी, और जहाँ मैं सर सिविल सर्विसेज में जा रहा हूँ सर तो फ्रॉम द एप्लीकेबिलिटी एंगल। यस ऑलराइट, ओके। आपके फादर साहब रिटायर्ड हैं? यस सर। कौन सी सर्विस से? सर पिताजी आर्मी में सर, आर्मी मेडिकल कोर्स में थे सर। अच्छा, मेडिकल कोर्स। अच्छा, आप तो आर्मी बैकग्राउंड से हैं। तो मुझे ये बताएं कि आप अभी काम कर रहे हैं हिमाचल प्रदेश सरकार के अंदर, और कैन यू एनुमरेट फ्यू ऑफ द प्रॉब्लम्स, कुछ ऐसी समस्याएं हेल्थ के अंदर जो हमारा देश आज जिसके आप देश के आगे हैं नेशनल लेवल पे, फ्यू ऑफ द प्रॉब्लम्स, कैन यू एनुमरेट 2-3? सर इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज बात करें सर तो हमारा जो मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है सर, वो पीएचसी लेवल पे जो ग्राउंड लेवल है उस पर सर इतना रोबस्ट नहीं है सर। अवेलेबिलिटी ऑफ डॉक्टर्स एंड अवेलेबिलिटी ऑफ ड्रग्स एंड अदर इंफ्रास्ट्रक्चर सर उसका एक इशू है। एंड सर इस वजह से जो हमारे टर्शरी सेंटर्स हैं उन पर सर ओवर क्राउडिंग है, तो वहाँ पे जो है चलो एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर हो जी गया, सर, ठीक है। एंड सर हमारे कुछ डिजीज के बर्डन है जिनको सर हमारे मिशंस के थ्रू हम टैकल करने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे टीबी है, मेल न्यूट्रिशन का इशू है सर। एट द सेम टाइम वी आर सफरिंग विद अंडर न्यूट्रिशन एंड ऑल्सो ओबेसिटी विच इज एमर्जिंग इशू इन इंडिया सर। एंड ऑल्सो सर स्पेसिफिकली बात करें सर ट्राइबल बेल्ट में तो सर कुछ डिजीज जैसे जो न्यूट्रिशन की वजह से होती हैं, सिकल सेल एनीमिया, जो कि अंडर न्यूट्रिशन की वजह से कुछ डिजीज हैं जैसे सर डायरिया, मलेरिया, वो ज़्यादा क्रीप इन कर रही हैं सर। ये जो कॉर्पोरेट हॉस्पिटल कल्चर जो आ गया, क्या ये बड़ी समस्या नहीं बनता जा रहा है आपके निगाह? जी सर, ये कॉर्पोरेट हॉस्पिटल सर एक जहाँ एक तरफ मेडिकल फैसिलिटीज़ को सर जो स्टेट ऑफ द आर्ट मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं उनको प्रोवाइड कराती हैं सर, दूसरी तरफ जो आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर है सर इनकी वजह से वो थोड़ा इंक्रीज हो रहा है सर, जिसको सर गवर्नमेंट थ्रू रेगुलेशन जो है चेक कर रही है सर। जब गवर्नमेंट ने ये कहा कि हमें तो हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज चाहिए, आज नहीं तो 10 साल के बाद हो जाएंगे, तो इन कॉर्पोरेट हॉस्पिटल का क्या हाल होगा? सर गवर्नमेंट का जो प्लान है 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज सर,
वो सर टू द ग्राउंड मेडिकल फैसिलिटीज़ और एक वर्कफोर्स डेवलप करना डॉक्टर्स का, वो है सर। कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स का सर जो बेसिकली जो पेशेंट बेस है सर, वो सिटी रिलेटेड होता है सर। तो इन माय ओपिनियन सर, ये दोनों ही स्ट्रक्चर जो है हमारे हेल्थ के लिए और सर इंडिया को एक मेडिकल टूरिस्ट हब बनाने के लिए ज़रूरी है सर। ऑलराइट, ओके। सो आर यू नोइंग फ्यू ऑफ द स्कीम्स? आपको पता है अच्छी अच्छी जो दो स्कीमें, बड़ी स्कीम जो है ना हेल्थ के अंदर, सेंट्रल गवर्नमेंट की और स्टेट के साझे से जो चली हुई है, सबसे बड़ी स्कीम आपके निगाह में कौन सी है? सर आयुष्मान भारत है सर, और प्रधानमंत्री ये एनएचएम इटसेल्फ एक बड़ी स्कीम है, इसके बगैर तो इंफ्रास्ट्रक्चर मैचिंग नहीं हो सकता। आयुष्मान बाद में आया, Yes. दो बड़ी स्कीम है। ये जो आयुष्मान अब आया है और हम कैशलेस पे आ गए, रोजाना खबरें आती हैं स्कैंडल की, स्कैम की, इन हॉस्पिटल के साथ मिलके। ये सिर्फ खबरें ही हैं या वास्तव में है? धरातल पे कुछ इसका वास्तव देखते भी हो आप कुछ? सर अनफॉर्चुनेटली सर, ये एक रियलिटी बन चुका है सर, क्योंकि सर जो इम्पेनल्ड हॉस्पिटल्स होते हैं वो अपना प्रॉफिट मार्जिन निकालने के लिए या यूँ कहें नॉन रिक्वायर्ड जो प्रोसीजर्स हैं उनको सर कर रहे हैं, जिसके लिए सर जिस बात की राजस्थान गवर्नमेंट में सर, तो सारा प्रोसीजर जो है वो डिजिटलाइज कर दिया गया है, ताकि ओवर प्रिस्क्रिप्शन या अननेसेसरी के जो टेस्ट एंड एडमिशंस हैं वो ना हो सर। और ये जेनरेटिव मेडिसिन जो है, जेनेरिक मेडिसिन, और आपके जो स्पेसिफिक ब्रांडेड मेडिसिन जो रिकमेंड करते हैं डॉक्टर, ये किस हद तक जो अखबारों में हम सुनते हैं, किस हद तक सत्य है? सर जेनेरिक मेडिसिन का एंड ब्रांडेड मेडिसिन का सर बायोवैलेंसी सेम होता है सर, मेडिकली बोथ आर इक्वल सर, बट सर बिकॉज ऑफ रेगुलेशन इश्यूज एंड बिकॉज ऑफ प्रोडक्शन इश्यूज, जेनेरिक मेडिसिन कई बार जो CDSCO के जो मेडिकल प्रोटोकॉल्स हैं उनको फुलफिल नहीं कर पाती है। इस वजह से सर इशू होता है, जैसे सर अभी रिसेंटली रेबीज वैक्सीन का या सिरप के सर जो इशू हुए थे। तो सर इसके लिए सर जो CDCS है, उन्होंने सर एक रिवाइज्ड स्टैंडर्ड एम गाइडलाइंस जो है प्रिस्क्राइब की हैं, जिनके तहत सर मैन्युफैक्चरिंग जो है वो काफ़ी स्ट्रिक्ट, सर्विलेंस जो है काफ़ी स्ट्रिक्ट कर दिया गया सर। एंड काफ़ी जो MSME जो स्मॉल फार्मा कंपनीज हैं जो इनको नहीं फुलफिल कर पा रही हैं सर, उनको शट डाउन भी किया जा रहा है। मुझे तो फ्रैंकली ये बताएं कि क्वारंटाइन, सॉरी, जब जो हमारा ये कोविड आया, कोविड के टाइम में हमने दो जो टीका थी, दोनों वैक्सीन हमने लॉन्च की। आज उसका बड़ा क्रिटिसिज्म होता है और हेल्थ मिनिस्ट्री ने उसके ऊपर अपना कोई वाइट पेपर या कोई अपना कोई कमेंट दिया नहीं। तो ये खाली अफवाहें हैं या कोई फैक्ट भी है? सर कोविड वैक्सीन की वजह से सर जो पब्लिक में सर एक परसेप्शन बना है कि जो हार्ट डिजीज इसकी वजह से हार्ट में बढ़ गई है, सर मेडिकली अभी स्टेब्लिश नहीं है सर, इस पर रिसर्च चल रही है। परंतु सर उस कोविड के समय में जो इम्यूनिटी से रिलेटेड चेंजेस बॉडीज में आए थे, उनके हमारी बॉडी एक्सीडेंट लाइफस्टाइल की तरफ जा रही है, और उस पर अचानक से वायरल लोड आना, उसके बाद सर जो कोविड वैक्सीन का जो इम्पैक्ट है, उसके लिए अभी मैं कहूँगा सर कि अभी एविडेंस नहीं है सर। अच्छा, आप तो इसको सपोर्ट नहीं करते, तो इसको जरा आप पढ़िएगा, देखिएगा, ये डिस्कशन का हिस्सा बन सकता है। अच्छा, आप हिमाचल में रह रहे हैं, तो वहाँ जो हिली एरिया है उनकी कुछ पर्टिकुलरली अर्बनाइज्ड हिली एरिया, उनकी कोई स्पेसिफिक प्रॉब्लम जो आपकी निगाह में आपका ध्यान आकर्षित करती है? सर जनरल प्रॉब्लम्स और हेल्थ रिलेटेड? एक तो हेल्थ हो गया, सर एक डॉक्टर की तरह से बात देखिए। जी सर, मैं शिमला में रहता हूँ सर, तो वहाँ पे जनरल प्रॉब्लम सर ओवर क्राउडिंग का। ओवर क्राउडिंग की है, ओवर क्राउडिंग की तो क्लीनिनेस की भी साथ ही आई एसोसिएटेड है। Yes, अब क्लीनिनेस की है तो फिर वो है प्रॉब्लम, इसमें बीमारियां भी हैं। यस एंड सो व्हाट कैन बी द सॉल्यूशन? सर जो जो प्रशासन है सर, सबसे पहले सर डिकंजेशन जो है सिटी का कर रहा है सर, जैसे हॉस्पिटल जो है सर वो सिटी के बाहर बनाए गए। दोस्तों सर हिली टेरेन है सर, तो वहाँ कंस्ट्रक्शन को, इंफ्रास्ट्रक्चर को भी रेगुलेट किया जा रहा है, ताकि जो कैपेसिटी है वो बीच ना हो। म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ शिमला सर एक इनोवेटिव सॉल्यूशन सीवेज कलेक्शन के लिए लेके आए हैं सर, प्लास्टिक की तो सर वो डोर टू डोर कलेक्शन। You mean to say we can do, but enforcement is very poor?
सर इन्फोर्समेंट अभी अच्छा हो रहा है सर। एंड पार्टिसिपेटिव पब्लिक पार्टिसिपेशन भी कम है। जी सर, पब्लिक सर अनफॉर्चुनेटली इट इज ट्रू सर कि जो टूरिस्ट वहाँ शिमला में जाते हैं सर, टूरिस्ट लोकल टूरिस्ट के अलावा वो खुद भी ऐसे ही। ये सर एजुकेशन एंड सेंसिटिविटी की जरूरत है सर। ओके, दिस इज योर सेकंड इंटरव्यू। यस तो पहले क्या स्कोर आया? सर 130। 130 इज वेरी डिस्करेजिंग। व्हाट हैपेंड? सर I found the real interview entirely different from my mock, so सर तो इस बार आप ज्यादा मॉक करें। yes sir, I'm doing sir। कब है इंटरव्यू? सर 12th of Jan। जैन तो आ गई। जी सर। तो फिर मॉक ज्यादा करोगे तो डिस्टर्ब हो जाओगे। एनी हाउ, आप ये डिसाइड करना, आप देखना, मॉक तो जरूरी है। जी सर। अब आपने अनेक बार प्री दिया है, आप एडमिन सर्विस में इतना आपने मेहनत किया, मेडिसिन को स्टडी किया है, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में क्यों आना चाह रहे हैं? एक्चुअली जब मैं एमबीबीएस कर रहा था तो हम लोग गांव में कैंप्स लगाते थे सर, पीयर बेस्ड कैंप लगाते थे। तब मैंने सर देखा कि हमारे जो कैंप्स होते थे उनमें जो हेल्थ की समस्याएं हैं सर, वो प्राइमरीली सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड्स एंड अदर इन्वायरमेंटल बैकग्राउंड से जुड़ी हैं सर। तो सर मेरा जो इंटरेस्ट है वो इनके सॉल्यूशन की तरफ होने लगा, तो सर मैं होलिस्टिक सोल्यूशन की तरफ जाने लगा। तो इस प्रकार से सर मेरा जो इंटरेस्ट है सिविल सर्विसेज की तरफ आया। एंड सो आपका अर्थ ये है, जब आप इस सेवा में आ जाएंगे तो आप अपना मेडिसिन का नॉलेज अप्लाई कर पाओगे। यस ये आपने अपने डैप में लिखा है कि मिलिट्री स्कूल, ये मिलिट्री और सैनिक स्कूल में क्या फर्क होता है? सर इंडिया में 5 राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल्स हैं सर, जिनको मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस गवर्न करते हैं सर। उनको कौन करता है? सैनिक? सर मेरी जानकारी में उनको मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स करते डिफेंस से दोनों ही डिफेंस। दो बने डिफेंस। हैं। सॉरी सर। तो जरा देखना इनमें फर्क क्या है, क्योंकि डैफ का है ना, तो आपको ये शुड बी वेल प्रिपेयर्ड ऑन इट। चलो वो 80 हैं, ये 5-7 हैं, तो इनके स्टैंडर्ड्स भी ज़्यादा होंगे, बजट भी इनको ज़्यादा मिलता होगा, कुछ ना कुछ तो फ़र्क रहा ही होगा। फिर उनके सिलेक्शन क्राइटेरिया में फ़र्क होगा, एडमिशन में फ़र्क होगा, अगर उनके को ट्रेनिंग में भी फ़र्क होगा या समथिंग। अच्छा, आपने बॉक्सिंग भी किया, गुड, ओके। और एनसीसी भी। अच्छा, एनसीसी का मोटो क्या है? सर माफ़ी चाहूँगा, अभी मैं रिवाइज नहीं कर पाया। अच्छा, नहीं, ये देखना जरा अच्छी तरह से देखना, और कौन कौन सी एनसीसी में एक्टिविटीज आप करते थे वो तो आपको ही पता है। तो वो एक्टिविटीज जो हैं, उन्होंने आपको आपकी पर्सनालिटी को शेप करने में क्या मदद की उन एक्टिविटीज में? सर एनसीसी में दो जो प्राइमरी एक्टिविटीज़ होती हैं सर, डिसिप्लिन एंड सर सोशल जो एक्टिविटीज़ होती हैं सर। सर तो सर मैं बताना चाहूँगा कि सर एनसीसी से मैंने सर डिसिप्लिन सीखा है सर, एंड ऑल्सो फ्रॉम माई मिलिट्री स्कूल बैकग्राउंड सर। आई एम अ डिसिप्लिन पर्सन इन माई लाइफ। सुबह कितने बजे उठते हो? जी सर, सुबह कितने बजे उठते हो? 5:30 सर। हाँ, ओके। और आज भी कुछ फिजिकल वर्कआउट करते हो? सर अभी दिल्ली शिफ्ट होने के बाद 2 दिन से नहीं कर पा नहीं, रहा। वैसे जी सर। जी सर, मैं रेगुलर फिजिकल। बॉक्सिंग भी कहीं काम आती है लाइफ में? सर अभी तो स्कूल के बाद कभी बॉक्सिंग नहीं कर पाया मैं, परंतु सर जो बॉक्सिंग ने जो वैल्यूज दी हैं सर, लाइक सर कामनेस सर। क्यों बॉक्सिंग ने आपको बहुत बड़ा स्टाउटनेस दिया, वो कहीं काम आया कामनेस के अलावा? सर बॉक्सिंग एक्चुअली जो परसेप्शन है कि इट्स एग्रेसिव गेम सर, इन रियलिटी इट इज एग्रेसिव नहीं है, लेकिन स्टाउटनेस तो आती है। जी सर। स्टाउटनेस, आप स्ट्रेंथ तो आती है आपको, तो स्ट्रेंथ कहीं काम तो आई होगी। आपके एज ए डॉक्टर तो सारी काम आती है, दिन भर आप खड़े रहते हो, दिन भर काम करते हो, तो सारी काम आई ना वहां पे। डॉक्टर का तो मजबूत होना बहुत जरूरी है। यस एक फ्रेल बॉडी के साथ अच्छा डॉक्टर नहीं बन सकता, और ऑर्थोपेडिक्स तो बिल्कुल ही नहीं हो सकता, सर्जन भी अच्छा नहीं हो सकता। अच्छा, आप पोइट्री भी करते हैं? यस सर। कोई एक लाइन सुनाए, जो मेरी आखिरी क्वेश्चन है ये, सर जो आपने खुद लिखा हो, याद भी हो। जी सर, मैं अपनी कविताएं लिखता हूँ सर खुद से। सर मैं मेंटल हेल्थ पे कुछ आपको बताना चाहूँगा सर, कि सर अक्रॉस द एजेस सर मैंने कुछ लिखा है कि जीवन की धूप छाव में उम्र के किसी पड़ाव में, जीवन की धूप छाव में उम्र के किसी पड़ाव में, उदासी जब छाने लगे, तन्हाई जब आने लगे, चिड़चिड़ा हो मन हर बात पे, छिड़का हो नमक जैसे घाव पे, चिड़चिड़ा हो मन हर बात पे, छिड़का हो नमक जैसे घाव पे, मन मस्तिष्क का भारी होना, आत्मनिष्ठ की तैयारी होना, आत्मनिष्ठ की तैयारी होना, रुको,
रुको समझो बात को, सुलझाओ अपने हालात को, रुको समझो बात को, सुलझाओ अपने हालात को, आज जो पहाड़ है कल वो केवल कण होगा, जीत लो तुम मन को अपने, यही सच्चा रण होगा। बहुत बढ़िया, बहुत प्लीज। यस मनोज जी, आपका एनसीसी भी था। अच्छा, एनसीसी का एनसीसी का सॉन्ग का थीम क्या है? आई एम सॉरी सर, मैं अभी रिवाइज ये ही इज नॉट प्रिपेयर्ड ऑन हम सब भारतीय हैं, वहां से शुरू होता है। अच्छा, मुझे आप एनसीसी का रैंकिंग बताएंगे, आप मतलब फ्रॉम बॉटम टू टॉप। आपने एनसीसी किया है, यस सर। तो एनसीसी का सबसे छोटा जो होता है उसको क्या बोलते हैं? Cadet onwards. कैडेट, एग्जैक्टली। कैडेट के ऊपर क्या होता है? सर माफी चाहूंगा, मैं ये एस्पेक्ट्स को अभी कवर नहीं कर पाया हूँ सर। Okay, मैं अभी okay. शिमला से आया हूँ। लैंस कॉर्पोरल, लैंस कॉर्पोरल, I'll do it, sir. कॉर्पोरल, I'll do it. सार्जेंट, सार्जेंट से ज्यादा तो नहीं होते आई सर आई हैव नोट्स ऑन दिस सर, I'll do it. जूनियर ऑफिसर, या थोड़ा सा उसको एनसीसी का जो रैंकिंग है उसको देख लीजिएगा। श्योर। ठीक है। अच्छा, व्हाट डू यू थिंक अबाउट नेशनल हेल्थ पॉलिसी? व्हेन फर्स्ट टाइम इंडियाज नेशनल हेल्थ पॉलिसी वाज फ्रेम्ड? सर 2017 में इंडिया की नेशनल हेल्थ पॉलिसी जो लेटेस्ट है सर वो आई है, जिसके तहत सर हमारा जो हेल्थ एक्सपेंडिचर है सर वो जीडीपी का 2.5% ले जाने का टारगेट है सर। अच्छा, अभी करंट क्या है? सर इट इज अप्रोक्सीमेटली 2%, 1.9% अप्रोक्सीमेटली। ओके, ओके। एंड अगर हम इंडिया का जो हेल्थ एक्सपेंडिचर देखें और इसको हम कंपेयर करें लेट्स से यूरोपियन कंट्री से और लैटिन अमेरिकन कंट्री से, तो हम कहाँ पाते अपने आप को? सर इंडिया का जो हेल्थ एक्सपेंडिचर है सर वो जो डेवलप्ड नेशन है उनसे तो सर काफ़ी कम है। सर चाइना से भी हमारा जो कंपैरिजन किया जाए तो कम है, जिसको सर सुधारने की ज़रूरत है। खासकर जो हमारा जो हेल्थ एक्सपेंडिचर है सर वो साउथ एशियन कंट्रीज़ के इक्विवेलेंट है सर, जिसको सर हमें इम्प्रूव करना चाहिए। ओके, ओके। आपको पता है कि यूएस ने वेनेजुएला पे अटैक कर दिया, राइट? इसका क्या ग्लोबल इम्पैक्ट होने वाला है? वरना एक्सक्यूज नहीं होते सर पॉलिटिकली स्पीकिंग सर अटैकिंग ऑन अ सॉवरेन कंट्री सर, इससे सर जो ट्रेड रिलेशंस हैं सर, जो बायलैटरल रिलेशंस है कुछ कंट्रीज के, वो हैम्पर होंगे सर। एंड इकोनॉमिकली स्पीकिंग सर जो वेनेजुएला में सर जो तेल के हैं सबसे ज़्यादा भंडार हैं, तो सर इससे जो है तेल की जो प्राइजेज हैं वो जो इंक्रीज हो सकती हैं सर। एंड ऑल्सो सर जो सप्लाई चेन है क्रूड ऑयल का वो भी हैम्पर हो सकता है। ओके, मुझे आप बताएं कि ये जी डिनोटिफाइड ट्राइब जिसको कहते हैं, क्या वो ट्राइब है? सर डिनोटिफाइड ट्राइब्स के अंदर सर एक्चुअली इनमें से कुछ ट्राइब्स हैं सर, कुछ ट्राइब की कैटेगरी में नहीं आती हैं सर। नहीं, आर दे मतलब क्या वो शेड्यूल कास्ट का, शेड्यूल ट्राइब का जो लिस्ट है हमारे पास उसमें लिस्टेड है? सम ऑफ द ट्राइब्स आर लिस्टेड इन एसटी एंड सर सम ऑफ देम आर लिस्टेड इन एससी आल्सो। ठीक है, बट शेड्यूल्ड जो ट्राइब डिनोटिफाइड ट्राइब्स हैं उसमें बहुत को शेड्यूल कर दिया गया है, बहुत को नहीं किया गया है। ठीक है, तो जो शेड्यूल हो गया वो तो हो गया, जो नहीं हुआ वो नहीं है। डिनोटिफाइड ट्राइब्स आर नॉट द शेड्यूल ट्राइब्स। ठीक है, दे आर डिफरेंट। अच्छा, कोई स्कीम पता है आपको शेड्यूल डिनोटिफाइड ट्राइब के बारे में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की? जी सर। अच्छा, आपको ये जो है पीबीटीजी वल्नरेबल ट्राइब्स जो है वो क्या है? वल्नरेबल ट्राइब्स पर्टिकुलर वल्नरेबल ट्राइब्स है? सर जो शेड्यूल ट्राइब्स के अंदर भी जो स्पेसिफिकली वल्नरेबल ट्राइब्स कम्युनिटीज हैं सर, विच इज अराउंड 75 सर, उनको पीवीटीजीज की श्रेणी में रखा गया है। सर सरकार का इन पे स्पेशल फोकस है थ्रू पीएम जनमन। राजस्थान में कौन से ट्राइब्स हैं जो इनके अंदर आते हैं? सर सहरिया ट्राइब राजस्थान में पीवीटीजीज में